नमस्कार विद्यार्थियों, ओनली यूपीएससी के पीटी स्पेशल में मैं अमृत शुक्ल आपका स्वागत करता हूं। ये आपकी 21वीं क्लास है, यानी कि 21 नंबर का क्लास है। बाकी इससे पहले 20 क्लास हो चुके हैं। अगर कोई इस क्लास से जो है ज्वाइन कर रहा है चैनल को, तो पीछे के प्लेलिस्ट में जा कर के 20 क्लास भी पढ़ ले, ताकि वो पूरा फ़ायदा उसका उठा पाए। हम लगातार मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं। मॉडर्न इंडिया मतलब आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें हम 1857 के विद्रोह तक पहुंच गए हैं। ठीक है, तो इसमें विद्रोह के परिणाम क्या हुए वो हमको पढ़ना है। 1857 के विद्रोह को लेकर के 2 वीडियो पहले अपलोड हो चुके हैं। वो वीडियो आपको मिल गए होंगे। 19 और 20 नंबर के वीडियो जो हैं वो आपके 1857 के विद्रोह के वीडियो हैं। ठीक है, अब मैंने कारण को बता दिया था, विद्रोह को पूरा समझा दिया था। आज उस विद्रोह के परिणाम क्या हुए उस पर चर्चा करेंगे, और आज के इस क्लास में हम केवल इन 2 बिंदुओं की चर्चा करेंगे। बाकी इन 2 बिंदुओं को हम अगली क्लास में रखेंगे चर्चा करने के लिए, क्योंकि इसमें जो एक सामाजिक वाला बिंदु है काफ़ी बड़ा है, इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है। और ये बिंदु भी काफ़ी बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज़ों ने बड़ा खेल किया इन दोनों जो है इन दोनों रजवाड़ों में ज़मींदारों के साथ, और उसके बाद में सामाजिक जो चीज़ें थी उस पर बड़ा खेल अंग्रेज़ों ने किया। तो उन सारी चीज़ों को समझेंगे, उसमें टाइम लगेगा, तो इसलिए इसको हमने दूसरे क्लास में रखा है। इस क्लास में हम केवल इन दोनों पक्ष पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए शुरू कर लेते हैं। तो प्रशासन की हम बात करेंगे। ठीक है, 2 अगस्त 1858 ईडी को भारत में बेहतर शासन के लिए एक अधिनियम पास किया गया। ठीक है, 2 अगस्त 1858 को भारत में एक बेहतर शासन के लिए एक अधिनियम पास किया गया। कहाँ पर किया गया? ब्रिटिश संसद में, यानी कि ब्रिटेन के संसद में एक अधिनियम पारित किया गया, एन एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ब्रिटेन के संसद ने एक एक्ट पारित किया जिसको कहा कि ये भारत के बेहतर शासन के लिए एक अधिनियम है। ठीक है, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी की उद्घोषणा को पढ़ा। इस प्रकार अब भारत पर क्राउन का शासन शुरू हुआ। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह तक भारत में किसका राज था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। ठीक है, लेकिन 1 नवंबर 1858 के बाद में जब महारानी का उद्घोषणा पढ़ दिया गया, तो अब ब्रिटिश सरकार सीधे सीधे भारत पर राज करने लगी। ठीक है, तो ये जो बात यहाँ पर लिखी हुई है इसका मतलब यही है। ठीक है, अब देखते हैं। अब भारत के शासन का भार सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिसे भारत का मंत्री कहा जाता है, उसको दे दिया गया। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय काउंसिल नियुक्त कर दी गई। ठीक है, तो होता क्या था पहले कि जब कंपनी का शासन था तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते थे। कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। जब इकोनॉमिक्स की क्लास आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसको ज़्यादा अच्छे से समझाया जाएगा। तो वो नियुक्त करते थे कि कौन गवर्नर होगा और कौन प्रशासन चलाएगा। लेकिन जब शासन सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथ में आ गई तो पूरा प्रक्रिया बदल गया, और वहाँ से एक मंत्री नियुक्त किया गया। ठीक है, ब्रिटेन से एक मंत्री नियुक्त किया गया जिसे भारत का मंत्री कहा जाता था जिसे भारत का मंत्री या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता था। ठीक है, और इस मंत्री की सहायता के लिए 15 सदस्यीय एक काउंसिल का भी गठन किया गया। एक काउंसिल बनाया गया जिसमें 15 सदस्य होंगे, और इस भारत के मंत्री के लिए, यानी कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उसके लिए क्या करेंगे? काम करेंगे। ठीक है, तो अब ये पूरा शासन चलाने का काम किसका हो गया? भारत के मंत्री का हो गया। भारत के गवर्नर को वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है, 1857 के विद्रोह तक, यानी कि कैनिंग जो हैं, लॉर्ड कैनिंग, इनके टाइम तक क्या है, ये गवर्नर भी थे और बाद में ये वायसराय भी बने। तो कैनिंग के टाइम तक गवर्नर कहा जाता था। गवर्नर का मतलब होता है जो गवर्न करे, यानी कि जो प्रशासन को चलाए। ठीक है, लेकिन जब प्रशासन सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथ में चला गया, ब्रिटिश महारानी के हाथ में चला गया, तो अब गवर्नर शब्द का जो है उपयुक्त नहीं पड़ता है,
तो इसलिए उसका नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया। वायसराय का मतलब होता है प्रतिनिधि। क्या होता है? प्रतिनिधि होता है। ठीक है, वायसराय का मतलब प्रतिनिधि होता है। तो अब क्या है कि जो यहाँ पर काम करेगा जो है इंडिया में हेड के रूप में, वो वायसराय होगा। और वायसराय का मतलब क्या होता है कि वो ब्रिटिश सरकार का एक प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहा है। तो ये थी प्रशासनिक बदलाव। ठीक है, जिसमें सीधे प्रशासन किसके हाथ में चला गया? ब्रिटिश सरकार के हाथ में चला गया। उन्होंने एक मंत्री की नियुक्ति कर दी, उसके लिए 15 सदस्यीय काउंसिल बना दिया गया और गवर्नर के पद को वायसराय के पद में तब्दील कर दिया गया। अब सैन्य व्यवस्था में क्या बदलाव हुए? क्योंकि सारा जो पछड़ा था वो सैन्य व्यवस्था से ही शुरू हुआ था। ठीक है, हालांकि बहुत सारे कारण थे उसके, लेकिन उन्माद जो है सैनिकों ने ही शुरू किया था। तो अंग्रेजों ने इसके लिए भी काफ़ी अच्छी प्लानिंग बनानी शुरू की, अंग्रेजों के दृष्टिकोण से अच्छी कहें तो। पील कमीशन का गठन किया गया। पील के नेतृत्व में कमीशन का गठन किया गया, जिसको पील कमीशन कहा जाता है। और इसने रिकमेंड किया कि सेना में भारतीयों से ज़्यादा यूरोपियों की संख्या बढ़ाई जाए, और ऐसा किया भी गया। तो पील कमीशन के रिकमेंडेशन पर सेना में यूरोपियों की संख्या जो है बढ़ाई गई, पहले जितने थे उससे ज़्यादा कर दिया गया। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपने मेरा पहला क्लास देखा है 1857 के विद्रोह का, तो वहाँ पर आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा कि जितने भी विद्रोह हुए, जो सैनिक जो है लड़ रहे थे, वो सब कहाँ के थे? दिल्ली के थे, बिहार के थे, उत्तर प्रदेश के थे, यानी कि मध्य भारत के सारे सैनिक लड़ रहे थे। ज़्यादातर कुछ हिस्सा दक्षिण भारत का था, थोड़ा बहुत बंगाल का। तो इन क्षेत्रों से सैनिकों की संख्या जो है कम करने की कोशिश अंग्रेजों ने क्या किया? प्रारंभ किया। और उन्होंने किया क्या कि इन क्षेत्रों के लोगों को सेना में भर्ती करना ही बंद कर दिया, बहुत कम कर दिया। वहीं जो सिख थे, गोरखा थे, पठान थे, इन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी इस विद्रोह को दबाने में। तो किया क्या अंग्रेजों ने कि इनकी संख्या को सेना में बढ़ाना शुरू कर दिया। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि इंडियन आर्मी में सिख और गोरखा की संख्या ज़्यादा है। इसकी वजह ये है कि ये बहुत जो है काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। अब अगर किसी की फैमिली में कोई सेना में गया तो उसके जो घर के लोग हैं वो उससे इंस्पायर्ड होंगे, वो भी सेना में जाएंगे। तो ये जो मध्य भारत है, इसका सेना में प्रतिनिधित्व तो वहीं से घटना शुरू हुआ, और वो आज भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये अंग्रेजों की एक चाल थी कि जिन क्षेत्रों के लोगों में विद्रोह की भावना है उनको सेना में रखा ही ना जाए, उनको सेना से बाहर रखा जाए। सैनिकों को आपस में बांटने की कोशिश की गई। देखिए, इससे पहले क्या था कि कुछ सहूलियतें दी गई थी, जो कि भारत में जाति व्यवस्था बहुत जो है जड़ में है, वो ख़त्म होना उसका बहुत मुश्किल है। तो जो तथाकथित उच्च जातियाँ थी और तथाकथित निम्न जातियाँ थे, उनके बीच जो मतभेद थे उसको सुलझाने की कोशिश अंग्रेज किया करते थे, ताकि जो है सेना में उनसे काम ले सकें। लेकिन अब अंग्रेजों ने उल्टा काम शुरू कर दिया। उन्होंने सुलझाना नहीं, लड़ाना शुरू किया और एक दूसरे से दूर करने की कोशिश की, आपस में बांटने की कोशिश की, ताकि वो दोनों जो है अंग्रेजों के प्रति वफादार बने रहें और आपस में लड़ते रहें। तो ये अंग्रेजों की एक नीति थी। महत्वपूर्ण पदों पर यूरोप के सैनिकों को बैठाया गया। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण पद थे, जैसे कि जहाँ पर अस्त्र शस्त्र रखे गए हैं, उसकी सुरक्षा के लिए केवल यूरोपियों को लगा दिया गया। जो बड़े बड़े हथियार थे, जैसे तोप खाने वगैरह थे, या तोप को चलाने का काम किसको दिया गया? यूरोपीय सैनिकों को दिया गया। वहाँ से भारतीय सैनिकों को हटा लिया गया, ताकि भारतीय सैनिक जो है किसी छोटे मोटे भूमिका में रहें, और अगर उनमें विद्रोह की भावना पनपे भी तो वो कुछ ज़्यादा नुकसान अंग्रेजों का ना कर पाएँ। तो इस प्रकार से उन्होंने पूरे सैन्य व्यवस्था में बदलाव कर दिया। तो ये था आपका इनकी सैन्य व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था में जो बदलाव हुए 1857 के विद्रोह के बाद में। अब अगली क्लास में हम समझेंगे कि रजवाड़ों और जमींदारों के प्रति दृष्टिकोण क्या बदला अंग्रेजों ने, और उसका फ़ायदा उनको क्या हुआ। और सामाजिक पक्ष में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार समाज सुधार के प्रति जो उनका दृष्टिकोण था उसको बदला।
या श्रम संबंधी कानूनों में जो परिवर्तन किए, या जातीय शत्रुता की नीति जो अंग्रेजों ने अपनाई, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।